डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के प्रश्न जिसकी संख्या 100 से लेकर 150 तक थी। हालांकि इस प्रश्न को आप लोगों ने बनाया ही है, लेकिन अगर कोई प्रश्न में कोई डाउट रह गया होगा या कोई प्रश्न नहीं बना होगा तो कैसे बनेगा और उसका सही उत्तर क्या होगा, तो उसको हम लोग अब देखेंगे बारी बारी से प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 100 से हम लोग शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन जीव विज्ञान के थे। क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यूरिन फॉर्मेशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रारंभिक फिल्ट्रेशन के चयन करके पुनः अवशोषित किए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारी किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है और हमारी किडनी 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। ध्यान देने वाली बात है कि 24 घंटे में हमारी किडनी 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है और इस प्रक्रिया में केवल 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 180 लीटर का 1% के आसपास क्या बन रहा है, 1.5 लीटर यूरिन बन रहा है। तो अगर हम लोग देखें इसमें कि लगभग 99% जो मटेरियल है ब्लड का वो तो किडनी में से फिर चला जा रहा है ब्लड में ही, तो 1% ही बाहर निकल रहा है। तो यही बोल रहा है कि जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है तो शुरू में जो फिल्टर हुआ तो उसके बाद फिर से रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो उस रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में कौन कौन से मटेरियल को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अब इसमें हम लोग देखें, ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सॉल्ट और ऑप्शन नंबर 4 है वाटर। तो जब हम लोगों का ब्लड फिल्टर होता है नेफ्रॉन के अंतर्गत, जब बोमेन कैप्सूल से ब्लड गुजरता है, ग्लोमेरुलस से गुजरता है, तो वहां से फिल्टर होकर के ब्लड चला जाता है बॉडी में रीनल वेन के द्वारा। लेकिन उसके बाद जो ब्लड है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब होते हुए, लूप ऑफ हेनले होते हुए, फिर डिस्टल ट्यूब होते हुए पहुंचता है रीनल पेल्विस में। तो ये दो बीच का गैपिंग है, बीच के जो पाथ है वहां पे रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और उसमें ये चारों मटेरियल को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, कुछ अमाउंट में और कुछ अमाउंट में छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए इसके जो आंसर होंगे 1, 2, 3 और 4 दोनों होगा। तो कितने कथन सही है, तो कितने कथन सही है, तो 1, 2, 3 और 4 ये सभी कथन क्या है, सही है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सो सिमिलर टू अ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका के समानता को दर्शाता है। तो यहां पे हम लोग के सेल ऑर्गेनेल की बात की जा रही है, कोशिका के अंग की बात की जा रही है और यह पूछा जा रहा है कि दिए गए सेल के जो ऑर्गन है, ऑर्गेनेल है, वो कौन प्रोकैरियोटिक के जैसा होता है। तो सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स है, क्या वैसे ही फीचर सेल के किसी ऑर्गेनेल में भी होता है क्या। तो यानी अब प्रोकैरियोटिक के फीचर्स क्या है कि उसके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, राइबोसोम होंगे, उसके अपने डीएनए होंगे, ये सारी चीजें जो फीचर्स है। तो ये सारे फीचर्स को शो करने वाले क्या केवल एक ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या क्लोरोप्लास्ट है, या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम लोग देखें माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इसका भी खुद का अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों जो ऑर्गन हैं, ये दोनों शो करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा, और इन दोनों के पास जो पाया जाता है राइबोसोम भी, तो इन दोनों के पास जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। 50S और 30S राइबोसोम इसके 2 सब यूनिट होते हैं, यही 2 सब यूनिट से बने होते हैं 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम, अब एक किसी एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास किस तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये भी हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो खुद का अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के भी पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे कैरेक्टर तो प्रोकैरियोटिक वाले हैं जो इनके पास है, तो इसलिए इन दोनों के जो फीचर्स है वो प्रोकैरियोटिक से मैच करते हैं। तो इसलिए जो आंसर होगा वो आंसर हम लोगों का क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रोकैरियोटिक जैसे नेचर को
शो करते हैं। यहां से इस बात को ध्यान रखना काफी जरूरी है कि दोनों के पास 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास 70S राइबोसोम ही पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक के शो को नेचर को शो करेगा तो यूकैरियोटिक के पास 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। Which of the following aquatic animals does not have gills? निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु के पास गलफड़े नहीं होते हैं? गलफड़े होता है, गलफड़े नहीं होते हैं। तो आप देखिए इसमें ऑक्टोपस है, स्क्विड है, क्लाउन फिश है, व्हेल है। तो ये चारों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चारों देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक्वेटिक एनिमल है। और जनरली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास गिल्स होता है, गलफड़े होती है। लेकिन जो व्हेल है ये पानी में रहने के बावजूद भी ये जो इसकी कैटेगरी है ये मैमल्स की है और इसके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होता है, गलफड़ नहीं होता है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि किसके पास गिल्स नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 के पास गिल्स नहीं होते हैं और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? व्हेल है, क्योंकि व्हेल क्या है? एक मैमल्स है। ठीक है, ऐसे ही डॉल्फिन भी रहता तो आंसर होता। ठीक है, क्योंकि डॉल्फिन भी क्या है? मैमल्स है। तो मैमल्स के पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, गलफड़े नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। which juice secreted by the organs in the alimentary canal play an important role in the digestion of fats? हम लोगों से पूछा जा रहा है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू जो एलिमेंट्री कैनाल के कुछ ऑर्गन है जो कुछ एंजाइम देते हैं, केमिकल्स देते हैं, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा केमिकल्स है जो फैट के डाइजेशन में अपना रोल निभाता है? तो अब पैंक्रियाटिक जूस दिया हुआ है और सलाइवा दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सलाइवा है इसमें टाइलिन रहता है, ये आपको पता होगा। टाइलिन जो है यह स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी में रहता है लाइसोजाइम, और जो लाइसोजाइम है ये एंटीबैक्टीरियल होता है और फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और 24 घंटे में जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो 1.5 लीटर होता है। और हम लोगों के बकल कैविटी के आसपास में ग्लैंड जो है सैलिवरी ग्लैंड वो 3 पेयर में है। एक पेयर का नाम है सबलिंगुअल, एक का नाम है सबमैंडिबुलर और एक का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, और इन तीनों से निकलता है सलाइवा। तो सलाइवा में ऐसा कुछ नहीं है जो फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस की बात करेंगे तो इससे निकलता है ट्रिप्सिन और इससे निकलता है लाइपेज। तो इसमें लाइपेज जो है वो फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बट हम लोगों को दोनों चाहिए तो दोनों आंसर नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, म्यूकस जो होता है यह स्टोमक के वाल को प्रोटेक्ट रखता है HCl से कि वो डिस्ट्रॉय ना हो। और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ये एंटीबैक्टीरियल नेचर को भी शो करता है और स्टोमक के फूड के माहौल को एसिडिक कर देता है ताकि जो पेप्सिन एंजाइम आएगा वो काम कर सके। यानी पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट भी करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें फैट के डाइजेशन के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, तो जो बाइल जूस है ये लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है, लीवर के द्वारा फॉर्म होता है, लेकिन इसका स्टोरेज जो है वो गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल जूस में आपको पता होना चाहिए कि बिलीरुबिन पाए जाते हैं, बिलीबर्डिन पाए जाते हैं, इसी में फास्फोलिपिड भी पाए जाते हैं, इसी में बाइल सॉल्ट भी पाए जाते हैं, इसी में कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी ये जो है फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, या फैट को इमल्सिफाइड करता है। ये इसलिए ऐसा करता है ताकि सरफेस एरिया फैट का बढ़ जाए और बाइल जूस इन पे जो आगे एंजाइम आएगा लाइपेज वो काम कर सके। यानी फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल है बाइल जूस भी, क्योंकि बाइल जूस क्या करता है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है ताकि लाइपेज एंजाइम जब इस पे काम करेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो पैंक्रियाटिक जूस से लाइपेज निकलता ही है, जो हम लोगों ने यहां भी सीखा था। तो यानी बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस जो ऐसे जूस हैं जो फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी 103 का आंसर क्या हुआ? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 103 का आंसर जो हम लोगों ने किया वो ऑप्शन नंबर सी किया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 104 नंबर क्वेश्चन। Among the following statements,
विच आर करेक्ट, करेक्ट के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट क्या है हम लोगों का कि प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर एज द कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और ये कार्बोहाइड्रेट ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी सनलाइट में बनाते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है हम लोगों से कि प्लांट हैव क्लोरोफिल, पौधों के पास क्लोरोफिल होता है क्या? जी हां, तो पौधों के पास तो क्लोरोफिल होता ही है, और क्लोरोफिल का फार्मूला भी याद रखना जरूरी है। इसका फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है। तो क्लोरोफिल में जो मेटल पाई जाती है दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम, और ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो पौधों के पास क्लोरोफिल भी होता है। फिर हम लोगों से पूछ रहा है कि प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि जो प्लांट सेल हैं इनके पास तो एक और लेयर होता है, और यही लेयर तो कहलाता है सेल वॉल। जो ग्रीन प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जो फंगस का होता है वो काइटिन का बना होता है, और जो बैक्टीरिया का होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन यानी प्रोटीन और लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। तो इसलिए जो आंसर होगा कि करेक्ट कौन है, तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बट 3 करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सेल वॉल को नहीं ऐड कर रहा था। तो इस तरह से 1 और 2 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आंसर होंगे। सही। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ हम लोग रुक कर रहे हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के पहचान के लिए कुछ परीक्षण के संदर्भ में बातें की गई है, उनको विचार करना है। और यहां पे माइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से शामिल है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, प्रोटीन की बात हो रही है और फैट की बात हो रही है। यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट मेनली खाते हैं। तो अब ये जो हम लोग 3 चीजें ले रहे हैं, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यह है कि कार्बोहाइड्रेट आर आइडेंटिफाई यूजिंग द आयोडीन टेस्ट, यानी अगर किसी खाना में कार्बोहाइड्रेट है तो उसका टेस्ट हम लोग कर सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। इसका पता हम लोग कैसे लगा पाएंगे, तो आयोडीन टेस्ट से। यानी अगर हमारे किसी खाना में कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, अगर किसी खाना में स्टार्च है, सपोज करते हैं कि आलू में स्टार्च तो होता ही है, तो अगर हम लोग आलू को काट करके बीच से उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, और ये ब्लू ब्लैक इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च है। यानी स्टार्च का टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं आयोडीन टेस्ट के द्वारा। सही। प्रोटीन आर आइडेंटिफाई यूजिंग द कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। अगर किसी खाना में प्रोटीन है तो उस खाना का पेस्ट बना लेना है, फिर उसमें 2 बूंद डालना है कॉपर सल्फेट और उसमें डालना है फिर कास्टिक सोडा। तो इस तरह से हम लोग पता लगा पाएंगे कि पर्पल कलर का अगर हो गया, बैगनी कलर का हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें प्रोटीन है। लेकिन अगर किसी खाना में फैट है तो उसके टेस्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट की जरूरत नहीं है। उस खाना को कागज पे लपेटे, कागज पे रगड़ेंगे, फिर कागज को सुखा लेंगे। अगर कागज पे धब्बे रह गए तो इस बात की पुष्टि करता है कि फैट है उसमें। तो यानी इसके लिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को बनाना है कि कौन सा सही है। तो 1 और 2 राइट आंसर है। तो 105 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106 हम लोगों से पूछ रहा है कि इधर दिए हुए हैं कुछ डिजीज दिए हुए हैं, फिर उसके कारक दिए हुए हैं, और यह बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो एड्स वायरस के द्वारा होता है, यह बात सही है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इबोला वायरस के द्वारा, एथलीट फूड बैक्टीरिया के द्वारा। तो एंथ्रेक्स जो है ये होता है वायरस के द्वारा, और इबोला वायरस के द्वारा, एथलीट फूड बैक्टीरिया के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत आंसर है इसका। तो इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे बात को, राइट आंसर बी, क्योंकि गलत ही बताना था तो इसलिए गलत जो है वो आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। यानी हम लोग कोई प्राकृतिक मच्छर विकर्षक तैयार करना चाहते हैं। जैसे देखते होंगे कि आप लोग ओडोनेल्स आता है ना, जिसको ओडोमस कहते हैं, सॉरी ओडोनेल्स नहीं, ओडोमस कहते हैं, जो क्रीम आती है कि मच्छर को भगाने के लिए लोग उसको अपने स्किन पर लगा लेते हैं। तो जैसे उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, लैब में बनाया गया है, क्या नेचर में भी ऐसा कोई पदार्थ है क्या जिससे कि
मच्छर शरीर पर अटैक न करे या मनुष्यों को नहीं काटे। तो यही हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, ये बताना है हम लोगों को। तो कांग्रेस घास लिखा हुआ है, फिर एलिफेंट ग्रास लिखा हुआ है, लेमन ग्रास लिखा हुआ है, नट ग्रास लिखा हुआ है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि लेमन ग्रास से लोग अपना चाय भी आजकल बना रहे हैं। तो लेमन ग्रास एक तरह की झाड़ी जैसी होती है, इसकी पत्तियों में ना रस होता है और उसमें एक केमिकल्स पाया जाता है। अगर उस केमिकल्स को नारियल तेल में मिला लें या किसी भी तेल में मिला करके बॉडी में लगा लिया जाए तो वो केमिकल्स क्या करता है कि हमारे बॉडी को मच्छर पहचानते कैसे हैं, तो हमारे बॉडी को मच्छर पहचानते हैं हमारे CO2 से। तो ये क्या करेगा ना कि CO2 के स्मेल को खत्म कर देगा, मच्छर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लेमन ग्रास से जो केमिकल्स निकलते हैं, जो इसके जूस में केमिकल्स पाए जाते हैं, वो मच्छर को भगाने के प्राकृतिक तरीके होते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, लेमन ग्रास। और ये अब कांग्रेस ग्रास, इसके बारे में भी कुछ जान सकते हैं। कांग्रेस ग्रास जो है ना, ये एक ऐसी ग्रास है, घास है, जो अगर किसी एरिया में लग जाए तो उस एरिया में बहुत तेजी से फैलती है और लगभग वो बंजर बना देगी, यानी किसी फसल के लायक नहीं छोड़ेगी। और ये घास जो है गलती से 1955 में जब हम लोग अमेरिका से गेहूं मंगाए थे तो उसी गेहूं के साथ इस घास के बीज भी इंडिया में आ गए और भारत के बहुत बड़े एरिया को लगभग बंजर बना दिए ये घास। तो ये कांग्रेस ग्रास भी याद रखेंगे, यानी आंसर क्या हुआ, लेमन ग्रास। आगे देखेंगे हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल्स टू। डीएनए बार कोडिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो डीएनए बार कोडिंग, पहले तो ये जानेंगे कि डीएनए बार कोडिंग है क्या। तो डीएनए बार कोडिंग ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोगों में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। जंतुओं के लिए फिंगर प्रिंटिंग या मनुष्यों के लिए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया 1984 में किया गया वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में 1988 में प्रोफेसर लालजी सिंह के द्वारा किया गया। फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया भी उनको हम लोग कहते हैं, और वर्ल्ड वाइड हम लोग कहते हैं एलेक्स जेफरीज को कहते हैं। तो ध्यान ये रख रहा हम लोगों को कि जैसे मनुष्यों के लिए हम लोगों ने बनाया है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, उसी तरह से 2003 में एक साइंटिस्ट को मन में आया कि पौधों के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 2003 में पॉल हॉबर्ट नामक साइंटिस्ट ने डीएनए बार कोडिंग की बात की, जो स्पेशली प्लांट के लिए यूज किया जाएगा। तो अब डीएनए बार कोडिंग का यूज किया है कि प्लांट और एनिमल के एज का पता लगाने में यूज करते हैं क्या, तो जी नहीं, प्लांट और एनिमल के एज के पता लगाने के लिए तो हमारे पास C14 टेक्नोलॉजी है ही, उसके लिए बार कोडिंग की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग का कि डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीशीज दैट लुक अलाइक। अब जैसे मनुष्य भी तो लगभग एक ही तरह दिखते हैं, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से तो पता चलता है कि नहीं, दोनों डिफरेंस है। तो उसी तरह से ये पौधों के अलग अलग एक ही जैसी दिखने वाली प्रजातियों के बीच में अंतर करने के काम आता है। बिल्कुल सही है ये। फिर है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछनीय पौधों और पशुओं की सामग्री की पहचान करने में, जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और वो प्रोडक्ट दावा कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट 100% प्लांट बेस्ड है, तो जब उस फूड का हम लोग देखेंगे बार कोडिंग के थ्रू, तो जैसे फिंगर प्रिंटिंग से हम लोग पता लगा लेते हैं मनुष्यों के बारे में, तो वैसे ही बार कोडिंग से हम लोग लगा लेंगे कि इसमें पौधा का डीएनए यूज हुआ है कि एनिमल का, तो ये भी यूज हो सकता है। यानी कि हम लोगों का 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और 2 और 3 हम लोगों को दिख रहा है कहां, ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहा है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यू। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस। बायोफिल्म कैन एग्जिस्ट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। बायोफिल्म के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो बायोफिल्म है क्या, इसके बारे में पहले जानना होगा। तो जिसको हम लोग कहते हैं बायोफिल्म, वो होता है ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ऐसे सपोज करेंगे कि अगर कोई खाना गिरा तो उस पर देखते हैं हम लोग कि छोटी छोटी मक्खियां आके बैठती है। तो शुरू में तो एक ही बैठती है, लेकिन कुछ देर में उस पूरे खाने को घेर लेती है। तो वो जो ग्रुप हुआ मक्खियों का, उसी तरह के जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया हो जाए, वायरस हो जाए, ये सब आकर के किसी एक जगह पे जमा हो जाएं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोफिल्म कहते हैं।
तो बायोफिल्म बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा प्रत्यारोपण पर बन सकते हैं क्या? बिल्कुल। जब ऑर्गन को हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो उस समय बायोफिल्म बनने की पॉसिबिलिटी है, तो ये सही है। बायोफिल्म खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर भी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल, खाना पे तो बन ही सकते हैं। बायोफिल्म एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदर्शित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी हो सकते हैं ये, क्योंकि अब मान के चले कि एंटीबायोटिक जा रहा है, काम करना चाहिए, वहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना लेयर बना लिया तो उसको काम ही नहीं करने देंगे। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और तीनों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहे हैं, इसलिए राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? दिए गए किस ऑप्शन में सेल ऑर्गन नहीं हो सेल वॉल नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है ये बताना है। कोशिका भित्ति निम्नलिखित जीवों में से किस एक में अनुपस्थित होती है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है, तो ये तीनों प्लांट की ही कैटेगरी में आते हैं, तो इनके पास सेल वॉल होगा। लेकिन टेपवर्म एनिमल की कैटेगरी में आता है, टेपवर्म जिसे हम लोग फीता कृमि कहते हैं, इसी को हिंदी में फीता कृमि कहते हैं, तो ये एनिमल की कैटेगरी में है। तो जब एनिमल की कैटेगरी में आएगा तो इसके पास सेल वॉल नहीं होगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेपवर्म। मशरूम यानी एक प्रकार का फंगस है, तो इसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। बैक्टीरिया का मैंने बताया अभी कि ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना होता है, जिसमें पेप्टा का मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइकोन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। और डायटम एक प्रकार का एल्गी का ही टाइप है, तो इसलिए इसका भी बना होगा किसका? सेलुलोज का बना हो सकता है। बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 111। ऊंचे वृक्षों में जाइलम के बर्तनों से, जाइलम के बर्तन नहीं होगा, जाइलम की पाइप, ठीक है, पौधों से पानी के गुणों में प्रक्रिया जो ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करती है, यानी वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल्स, वेसल्स को ही बर्तन लिख दिया है, इन अ टॉल ट्री, द प्रोसेस इन प्लांट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट आर। यानी जाइलम के द्वारा, आपको पता है कि पौधों में जाइलम के द्वारा पानी पहुंचता है जड़ से हर पार्ट में, तो उस पार्ट में जाने के लिए कौन कौन सी फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से कारक पौधों में पानी जड़ से पत्तियों तक या ऊंचे वृक्ष है तो उसके शीर्ष तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों से बोल रहा है कि रेस्पिरेशन एंड कोहेशन, तो रेस्पिरेशन पानी चढ़ने के लिए तो जिम्मेदार नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ट्रांसपिरेशन पूल्स, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाष्पन, पौधों में जो वाष्पन होता है उसके लिए वर्ड क्या है? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन पूल की बात कर रही है, कोहेशन की बात कर रहा है, अधेशन की बात कर रहा है? तो देखिए ट्रांसपिरेशन पूल यानी पौधों में पानी गया, यहां से उड़ गया, जैसे कोई प्लांट है तो इस प्लांट में पानी यहां से जड़ के द्वारा गया, जड़ के द्वारा गया तो फिर यहां से जाकर के पानी उड़ रहा है, तो उड़ रहा है तो एक तो ये माहौल क्रिएट करता है कि पानी उड़ रहा है तो ऊपर आएगा, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जिसे ट्रांसपिरेशन पूल कहेंगे। फिर कह रहा है कोहेशन, कोहेशन बोले तो कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो काम करता है, तो पानी पानी के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, पानी पानी से बंधा हुआ है जिस फोर्स से, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, और उसी की बात कर रहा है यहां पर कोहेशन। तो पानी यहां से, जैसे पानी सपोज करेंगे कि पानी भी तो मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेगा तभी ना जब आपस में सटेंगे ये लोग, और ये आपस में सटने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसी के लिए तो जिम्मेदार है कोहेसिव फोर्स, तो तभी तो पानी का एक स्तंभ बन पाएगा, पिलर बन पाएगा, तो ये भी कारक हो सकता है। फिर अधेसिव फोर्स से अधेशन, अधेसिव का मतलब कि दूसरे सरफेस को, तो जाइलम की दीवारों को पानी भिगो के रखेगा तभी तो ये पिलर जो है स्टेबल होगा, तभी तो ये पानी सीधा जाएगा ऊपर। तो अधेसिव फोर्स यानी जाइलम की दीवारों को भिगोता है, तो ये यहीं पे हम लोगों को आंसर मिल गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा हम लोगों का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि पौधों में पानी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में पानी किस किस फेनोमेना के थ्रू, कौन कौन सी घटनाओं के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 को देख रहे हैं कि यकृत द्वारा स्रावित पीत रस के संबंध में कौन सा कथन सही है।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइल, अब बाइल के बारे में बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो कह रहा हम लोगों से कि बाइल कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी तो आपको याद होगा कि बाइल जूस में किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसलिए ये आंसर तो यहीं पे हम लोगों को मिल गया। लेकिन आगे देखिए, बाइल फैसिलेट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि बाइल जूस फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, तो इसलिए यह आंसर सही है। मतलब सही है तो यानी इसके तो गलत बताना है। बाइल न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक। जो स्टोमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसे काइम कहते हैं, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंचता है तो वहीं पे तो बाइल जूस आता है। तो बाइल जूस का पीएच वैल्यू 7.5 है, तो जाहिर सी बात है कि एसिडिक को खत्म करता होगा और बेसिक नेचर को अप्लाइड करता होगा। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड अल्कलाइन और फैसिलेट एक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम। ये केवल न्यूट्रलाइज ही नहीं करता है, बल्कि इसके आगे जो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आएगा तो उसमें जो एंजाइम्स होंगे उनको भी एक्टिवेट करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ये गलत है, क्योंकि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है कि बाइल कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन, तो बाइल जूस में कोई एंजाइम तो होते नहीं है, तो जो गलत हो गया वही क्या है, आंसर है। तो इसलिए राइट आंसर कि बाइल जूस में किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना भी है कुछ, कि अगर कोई आपकी शिकायतें हो या कोई सजेशन हो या हमारे तारीफ में कुछ लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 113 द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑफ फाउंड टू बी 120/80 mm Hg। दिस नंबर रिप्रेजेंट इन द ब्लड प्रेशर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने ऐसा ही प्रश्न पढ़ा होगा कि 120/80 जो है, इसमें एक को सिस्टोल बोलते हैं और एक को डायस्टोल बोलते हैं। लेकिन सिस्टोल के टाइम में क्या कंडीशन होगा और डायस्टोल के कंडीशंस क्या होंगे, उसी को एक्सप्लेन करना है। यहां करो, सोचो, आंसर करो। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जिसे हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, तो सिस्टोलिक के टाइम में क्या होता है ना कि हमारा वेंट्रिकुलर जो है, जिसे वेंट्रिकल कहते हैं, नीले कहते हैं, वो क्या रहता है, संकुचित होता है। ये प्रेशर किसको शो कर रहा है, हृदय के कॉन्ट्रैक्शन का। और किसका कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शंस को ही सिस्टोल कहते हैं और वेंट्रिकल के रिलैक्स को ही क्या कहते हैं, डायस्टोल। यानी राइट आंसर क्या होगा कि 120/80 है, उस टाइम में 120 शो कर रहा है कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शंस का, और 80 यानी डायस्टोलिक शो कर रहा है वेंट्रिकल के रिलैक्स होने का। समझे, आगे बढ़ते हैं। द टर्म फाइलोटैक्सी रेफर टू द पैटर्न। तो ग्रीक वर्ड है एक जिसका नाम है फाइलो, और फाइलो का मतलब होता है लीफ और टैक्सी का मतलब अरेंजमेंट होता है। तो काफी आसानी से, यानी अगर ये इंडियन वर्ड रहता तो हम लोग आसानी से इसका आंसर कर लेते हैं, लेकिन सारे ग्रीक वर्ड तो साइंस में यूज किए गए हैं, जिसके कारण हम लोगों को थोड़ी बहुत समस्याएं होती है, जिसके लिए हम लोग हैं ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड क्रोमोजोम्स की बात हो रही है। क्रोमोजोम्स का खोज किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हॉफमिस्टर ने किया था, लेकिन क्रोमोजोम्स का नाम क्रोमोजोम्स दिया था वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने। तो क्रोमोजोम्स जो होते हैं ये बने होते हैं डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोजोम्स डीएनए और प्रोटीन से, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स। ध्यान रखेंगे, ऐसे भी एक चार्ट याद रखेंगे कि ये है क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स के अंदर जाएंगे तो मिलेगा डीएनए, और डीएनए के अंदर जाएंगे तो मिलेगा जीन। इसीलिए जानते हैं क्रोमोजोम्स को बोलते हैं यूनिट ऑफ जेनेटिक्स और जीन को बोलते हैं यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कैरेक्टर। और क्रोमोजोम्स का खोज हॉफमिस्टर ने किया, डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिसेर नामक साइंटिस्ट ने। ध्यान रखना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल अलग है और उसका डिस्कवरर अलग है। तो डीएनए का जो डिस्कवरर है उसका नाम है फ्रेडरिक मिसेर, और जीन का जो खोज किया था उसका नाम है जॉनसन। क्लियर, ये भी पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखेंगे।
बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोल रहा है कि बैक्टीरिया के पास अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। बैक्टीरिया का अगर ये सेल है तो इसके पास यहां पे कोई डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड कंटेन ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन। विदाउट प्रोटीन यहां पे जो है ना हिस्टोन प्रोटीन रहता है। सच अ रीजन इज कॉल्ड। अब जैसे अगर डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है तो इसके लिए हमारे पास न्यूक्लियस वर्ड है, लेकिन अनडिफाइंड है, ऐसा कुछ है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो, ठीक है ना, न्यूक्लियोटिड के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलाइड भी कहते हैं इसको। क्लियर? तो ये हो गया इसका आंसर। अब है न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन रहता है, यानी वैसा प्रोटीन जो डीएनए और आरएनए के साथ रहता है। तो डीएनए के पैकेजिंग में जो प्रोटीन मदद करती है दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन को ही कहते हैं हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को ही क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लियस तो जान ही रहे, डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास रहेगा उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियोजोम जो रहता है, ये जब डीएनए की पैकेजिंग होती है, डीएनए बहुत बड़े होते हैं, लेकिन डीएनए को क्या करता है कि सेल के अंदर में, यहां पे न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए को पैक किया जाता है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन इसको बांध करके रखता है। और एक यूनिट होता है जिसमें 200 बेस पेयर बंधे होते हैं, और उसी एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोजोम के नाम से जानते हैं। यानी न्यूक्लियोजोम किससे रिलेटेड है? तो डीएनए के पैकेजिंग से रिलेटेड है। क्लियर? आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में पूछा जा रहा है कि कौन किसका नाम है। तो पहले तो देखेंगे हम लोग कि फिगर को अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक 1 नंबर यहां पे लिखा हुआ है, वहां पे 2 नंबर, यहां पे 3 नंबर, यहां पे 4 नंबर और यहां पे 5 नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन किसको शो कर रहा है। तब देखिए आपको डबल लेयर दिख रहा है, तो डबल लेयर दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि 1 नंबर ही सबसे बाहर वाला है, तो सेल वॉल होगा। 1 नंबर क्या होगा? सेल वॉल हो जाएगा, यानी कोशिका भित्ति हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ऑप्शन नंबर 2 में सेल वॉल है। ऑप्शन नंबर 3 में सेल वॉल है। ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपको आगे भी बढ़ना होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये न्यूक्लियस है। 4 नंबर का नाम क्या है? न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस है तो 2 न्यूक्लियस तो होंगे नहीं सेल के अंदर। अब प्लांट सेल है तो इसके अंदर वैक्यूल्स भी बड़े साइज में होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? रसधानियां कहते हैं। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वैक्यूल्स के लिए, या इसी को हम लोग और एक वर्ड जानते हैं हिंदी में। इसके लिए कोई वर्ड है क्या? रिक्तिका, सॉरी, चलो सपोज वैक्यूल्स है, ठीक है ना, रिक्तिका ही शायद कहते हैं। तो वैक्यूल्स पौधों के अंदर में बड़े आकार में पाया जाता है, जिसे रिक्तिका कहते हैं। तो ये 5 नंबर ऑप्शन जो है ये वैक्यूल्स का है, 4 नंबर न्यूक्लियस का है। तो आप देखो 5वें नंबर की जब बात करोगे तो 5वां नंबर में न्यूक्लियस दिया है जो कि चौथे पे है, तो गलत हो गया। इसमें भी न्यूक्लियस दिया है, गलत हो गया। इसमें भी न्यूक्लियस दिया है, गलत हो गया। तो 5वां नंबर वैक्यूल्स केवल ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो ऐसे भी इसको बना सकते थे, अगर शुरू से पकड़ना चाहते तो नहीं पकड़ा था, लेकिन लास्ट से आसानी से पकड़ा जाएगा। और ये जाहिर सी बात है कि 1 नंबर सेल वॉल है, 2 नंबर सेल मेम्ब्रेन है, 3 नंबर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और 4 नंबर न्यूक्लियस है, 5 नंबर वैक्यूल्स है। क्लियर? जिसे हम लोग रिक्तिका भी कहते हैं। इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन। पौधों में आरएनए कहां कहां पाया जाता है? हम लोगों को जवाब देना है कि पौधों में आरएनए कहां मिलेगा। तो क्या आरएनए साइटोप्लाज्म में ही केवल रहता है? साइटोप्लाज्म इस एरिया को कहते हैं, जैसे ये सेल हुआ तो ये न्यूक्लियस हुआ, तो ये जो एरिया है इसको साइटोप्लाज्म कह रहा है। तो बोल रहा है कि क्या आरएनए केवल साइटोप्लाज्म में होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि आरएनए की कुछ मात्रा तो न्यूक्लियस में भी पाई जाती है, तो ये तो ऐसे ही साफ हो गया। आगे कह रहा है कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ओनली। तो साइटोप्लाज्म में ही तो सेल ऑर्गेनिल रहते हैं,
जिसे कोशिका के अंग कहते हैं, तो इसलिए ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। फिर आगे बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी कि क्या न्यूक्लियस हो सकता है, क्या साइटोप्लाज्म हो सकता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, क्या क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्या रेटिकुलम एंड इंडोप्लाज्मिक यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है क्या, तो इसमें नहीं रहता। तो न्यूक्लियस में रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, क्लोरोप्लास्ट में रहता है, राइबोसोम में रहता है। राइबोसोम में रहता है ना आरएनए, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि इन ग्रासेस इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इज यूजुअली लोकेटेड इन। अब जो पौधों में पाए जाते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो उसमें एक टिश्यू होता है जिसे इंटर कैलरी कहते हैं, तो वह घास के पौधों में ज्यादातर पाया जाता है। और ये कहां पाया जाता है, तो ये पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। आगे है कि जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। यानी जो जाइलम टिश्यू है पौधों में, जो जल और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वह पौधों में रहता है। तो उसके साथ अब टिश्यू जो है वो तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो उसके अंदर में सेल्स पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों से पूछ रहा है कि उसमें कौन सा जीवित कोशिका है, तो ये मरी हुई कोशिका है, ये भी मरी हुई कोशिका, ये भी मरी हुई कोशिका, जिंदा एक ही है जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल है वो जाइलम टिश्यू के अंदर लिविंग सेल है, बाकी सब डेड के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, डेड के। तो लाइव का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121 को हम लोग देख रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर आयोडीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टिंचर आयोडीन एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है जो अल्कोहल और आयोडीन को और पानी को मिक्स करके बनाया जाता है। तो उसी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है क्या, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का मतलब यह होता है जो एक्सटर्नल यूज के लिए बने होते हैं। जब अगर कहीं कट गया या कहीं घाव हो गया तो उसको साफ करने के लिए या उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे डेटोल हो गया, सेवलोन हो गया। ध्यान रखना कि ये हमारे लिविंग टिश्यू को डैमेज नहीं करते हैं, यानी ये हमारे जीवित कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो एंटीसेप्टिक समझ गए। आयोडीन इज केप्ट इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर। आयोडीन को वाटर और अल्कोहल के साथ रखा जाता है, तो बिल्कुल सही। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। तो भाई 2 से 3% ही आयोडीन रहता है, टोटल 100 में 2 से 3% यानी वेरी लो है। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, और इसलिए आंसर क्या होगा, आजकल ऑप्शन ध्यान रखना इस तरह के पूछे जा रहे हैं कि पहले जब तुम दिमाग लगा लेते थे कि ये नहीं होगा, तो ये इसमें नहीं है, तो ये इसमें नहीं है, ऐसे दिमाग लगाते थे, जिसको एलिमिनेट प्रोसेस कहते थे। लेकिन अब एग्जाम ने एक नया तरीका अपना लिया है कि हाउ मेनी, कितने सही है। अब एक दो नहीं, कितने, गिनती में कितने सही है, तो गिनती में तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर सी। आगे बढ़ेंगे। Which one of the following statement about starch and glycogen is incorrect? ग्लाइकोजन और स्टार्च के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो ये तो पहले जानना होगा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन है क्या। तो ग्लाइकोजन जैसे एनिमल्स के बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा तो उसका बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, और पौधे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बनाते हैं तो उस ग्लूकोज को फिर वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। यानी ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल बॉडी का स्टोरेज फूड है, और स्टार्च जो है वो प्लांट का स्टोरेज फूड है। समझे बात को। तब देखेंगे कि बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल। नहीं भाई, केवल प्लांट सेल में नहीं, ग्लाइकोजन एनिमल सेल में है और स्टार्च प्लांट सेल में है, तो इसलिए गलत हो गया। फिर हम लोग बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन एनिमल सेल। ना भाई, जब वो प्लांट में केवल नहीं है तो ये एनिमल में केवल नहीं है। फिर स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। वाह, कितनी अच्छी बात है, सी नंबर पर आंसर दे दिया। फिर हम लोगों से पूछ रहा है कि बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एनिमल सेल। नहीं भाई, हम लोगों को सी मिल गया है आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं तब तक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 के आसपास हम लोग पहुंच गए कि ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत निवास किस ग्रीन हाउस गैस का? बहुत सही। विच ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम एवरेज रेसिस्टेंस इन टाइम टू एटमोस्फियर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नहीं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में ज्यादा दिनों तक रहती है, जबकि चारों ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, N2O भी है, वाटर वेपर भी है। तो अब ये भी आप जान लीजिए कि जो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, तो इसके जगह पर अब HFC की बात हो रही है। हालांकि बहुत दिनों से HFC चल रहा है, लेकिन किगाली समझौता के बाद अब इसको भी हटा करके अमोनिया लाने की बात हो रही है। मीथेन जो है धान के खेत से, कोयले की खान से, ह्यूमिड मिट्टी जो है दलदल मिट्टी के क्षेत्रों से, मवेशियों के मुंह से, गाय भैंस ऊंट के मुंह से भी निकलता है तो मीथेन जो है। और N2O जब कोयला वगैरह जलता है तो N2O भी बनता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो हम लोगों को सवाल ये है ना कि कौन इसमें ज्यादा दिनों तक पृथ्वी पर रहता है, वायुमंडल में जल्दी खत्म नहीं होता। तो लगभग 114 सालों तक रहता है N2O। एक बार आ गया तो 114 सालों तक रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन कौन सा है। तो ये जानते हैं प्राइवेट कंपनी और नासा के सहयोग से बना है। पहली बार हुआ कि कोई प्राइवेट कंपनी अब लोगों को ले जाएगी और स्पेस में रिसर्च भी होगा, लोग घूमेंगे भी। तो ये करने वाला पहला है ऑक्जियम स्टेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। द कैजुअल organism of the dengue fever is a mosquito borne virus which belong to which one among the following categories? अब बता रहा है कि जो डेंगू है वो मच्छर के ही काटने से होता है, मच्छर के साथ ही वो वायरस घूमते हैं। तो वो वायरस जो है वो कौन से हैं? तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्लैवीराइबो वायरस। फ्लैवीराइबो वायरस के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। अब जो निपाह वायरस है ये बैट्स ब्रोन है, ये चमगादड़ के थ्रू जाता है, ठीक ना। और ये वैक्सीना जो वायरस है यही तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक ना। और एडिनो वायरस जो है ये एयर को ही क्या करते हैं ना, इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। फ्रॉम विच एमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज्ड? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन रिलीज करता है? क्या वो आरबीसी है? नहीं भाई, आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन को बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसिनोफिल्स और जो मोनोसाइट है ये दोनों शरीर की लगभग क्या है, फाइगोसाइटिक सेल होते हैं, यानी हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उनको खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसिनोफिल्स और मोनोसाइट भी। तो मोनोसाइट जनरली वायरस से लड़ने के लिए एक्टिव रहता है और इसिनोफिल्स जो है इसिनोफिल्स ये पैरासाइट वगैरह से लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो प्लेटलेट्स होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है उसको रिलीज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन 127, व्हेन एग्स आर हीटेड the transparent liquid portion around yolk turn solid and turbid white. This happened due to the thermal denature of. क्वेश्चंस बड़ा अच्छा है कि जब अंडे को हम लोग बॉयल करते हैं या अंडे को गर्म करते हैं तो अंडा में जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट सॉलिड पार्ट में। तो ये किसका डीनेचर हुआ? क्या वो फैट का डीनेचर है, प्रोटीन का है, राइबोज शुगर का है, कार्बोहाइड्रेट का है? तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन। अंडा के व्हाइट वाले भाग में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या? प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन और येलो वाला जो भाग रहता है ना उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं और फैट पाए जाते हैं। राइबोज शुगर ये आरएनए में पाया जाने वाला शुगर होता है जिसे पेंटोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। पेंटोज शुगर कहने का मतलब कि वैसा शुगर जिसमें कार्बन एटम की संख्या 5 होती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि टीकाकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? यह शरीर में संक्रामक एजेंट के प्रवेश को अवरुद्ध करता है,
यानी जो वैक्सीनेशन होता है वो क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द इंफेक्शन एजेंट इनटू बॉडी, बिल्कुल। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इंफेक्शन, बिल्कुल ये एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है। और इट किल द इंफेक्शन एजेंट व्हेन इट एंटर द बॉडी, बिल्कुल ये तीनों काम वैक्सीन का है और ये तीनों काम ऑप्शन नंबर डी पर हम लोगों को आसानी से दिख सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से सेल हैं जिसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, ये न्यूक्लियस लेस होता है। जो मैमल्स के, ध्यान रखना, मैमल्स के आरबीसी न्यूक्लियस लेस होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे मैमल्स हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि मैमल्स के आरबीसी जो होते हैं वो न्यूक्लियस लेस होते हैं, लेकिन मैमल्स में ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। लेकिन बात तो हो रही है मानव शरीर की, तो आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स। जनरली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं और उसी को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। और उसी सेल के एग्जाम्पल्स जो होते हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स हो गया, लीवर हो गया, ये दोनों यानी स्केलेटल मसल्स और लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं, सभी नहीं, उसमें क्या रहता है, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। ये बात को ध्यान रखना है। अब फैगोसाइटिक सेल जो हमारे शरीर के अंदर इंफेक्शन को खत्म कर दे, हमारे शरीर के अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट कर दे, जैसे लीवर में कूफर सेल पाया जाता है, स्प्लीन में माइक्रोफेगीज सेल पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन, जो माइक्रोबॉडीज होते हैं जंतु और पादप की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो उनके पास क्या रहता है, तो उनके पास बच्चों एंजाइम रहता है और प्रोटीन रहता है। एंजाइम रहता है और प्रोटीन रहता है, तो इसमें एंजाइम दिया है आंसर, तो एंजाइम होगा। अगर प्रोटीन दिया रहता तो प्रोटीन होता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर इज कॉल्ड, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम की बात हो रही है जो सलाइवा में भी है और आंसू में भी है। तो सलाइवा में आपने पढ़ा था एंटीबैक्टीरियल क्या है, लाइसोजाइम है, और यही लाइसोजाइम सलाइवा में भी रहता है और आंसू में भी रहता है। इसलिए रोने के बाद आंखों से जब आंसू निकल जाते हैं, आंसू तो ऐसे हमेशा निकलते हैं जिससे आंखों में इंफेक्शन नहीं होता, लेकिन कभी कभार जब ज्यादा आंसू निकल जाते हैं तो आंखें एकदम लगता है कि फ्रेश हो गई हैं, हालांकि स्ट्रेस भी कम होता हुआ फील होता है। ठीक है, तो लार और आंसू दोनों में एक एंजाइम पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है और उसी का नाम है लाइसोजाइम। क्लियर, तो लाइसोजाइम यहां पे हम लोगों को दिख गया। और जब राइबोजाइम कहते हैं कि जब राइबोसोम्स जो है एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, तो उसको हम लोग राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। और लाइपेज जो है ये फैट के डाइजेशन में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 32 को देखते हैं कि व्हिच सेट ऑफ वेजिटेबल इज अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी हम लोगों को बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन प्लांट का मॉडिफिकेशन है, किसका, स्टेम का या अंडरग्राउंड स्टेम का। तो ऑप्शन नंबर ए में है पोटैटो है, फिर हम लोगों का आर्टिचोक है, गोल गोल्ड है। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा मॉडिफिकेशन किसका है, या तो स्टेम होना चाहिए या अंडरग्राउंड स्टेम होना चाहिए। तो इसी को हम लोग टिंडा भी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो टिंडा है ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो ये मॉडिफिकेशन होता है जनरली, मॉडिफिकेशन बल्कि ना होकर के ये होता है फ्रूट्स, फूल से बनता है, तो फ्रूट्स हो गया। इसमें कैरोट जो है, कैरोट जिसे हम लोग गाजर कहते हैं, ये रूट होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पोटैटो है, ओनियन है, गार्लिक है। इसमें पोटैटो है, गार्लिक है, टर्निप है, सलजम, सलजम भी क्या होता है, रूट। तब देखिए एक में फल मिल गया और ये दोनों में रूट मिल गया, तो जो बचेगा वही आंसर होगा ना। तो जो बचा वो ऑप्शन नंबर सी पर है, आलू, प्याज और लहसुन, ये मॉडिफाइड क्या होते हैं, स्टेम होते हैं। तो अगर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि क्यूबिट रेफर टू अ टू वैल्यू क्वांटिटी यूज्ड इन, यानी क्यूबिट का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, क्या क्लासिकल कंप्यूटर में करते हैं, क्लासिकल क्रिप्टो करेंसी में, क्वांटम में, लेजर में। तो ये हम लोग यूज करते हैं क्लासिकल कंप्यूटर। सब आपके एग्जाम में कंप्यूटर से भी एक दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रह रही है, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे पहले से।
फोटो 51 रेफर टू एन इमेज ऑफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फोटो 51, इसको आप लोग भी सोचिए, आंसर कीजिए कि फोटो 51 क्या है। तब ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को पता होगा कि 1953 में वाटसन और क्रीक नामक साइंटिस्ट ने दिया था क्या, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। लेकिन क्या वाटसन और क्रिक ही दो ऐसे लोग थे जो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल पर काम कर रहे थे? जी नहीं। कौन कौन थे? तो वाटसन भी थे, क्रिक भी थे, और एक उनके साथ फीमेल थी जिनका नाम था फ्रैंकलिन, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्किंस। लेकिन नोबेल प्राइज जब मिला तो उस समय फ्रैंकलिन की मौत हो गई थी। उसके 4 साल पहले इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला 1962 ईस्वी में। तो अब यह है कि नोबेल प्राइज वाटसन, क्रिक और विल्किंसन को ही मिला, फ्रैंकलिन को नहीं मिला, और फ्रैंकलिन को आप जानते भी नहीं है, और ये फ्रैंकलिन ही बार बार इमेज ले रही थी। तो डबल हेलिक्स मॉडल में जो इमेज लिया गया, तो जो स्टैंडर्ड इमेज है वो इमेज नंबर 51 था, यानी उसके पहले 50 फोटो लिए जा चुके थे, तो जो 51 नंबर फोटो आया वही एग्जैक्ट फोटो था, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया फोटो 51। तो अब आंसर तो आप कर ही दोगे कि फोटो 51 क्या है, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, जो 51 नंबर इमेज था, जो डबल हेलिक्स मॉडल कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे कि हिग्स बोसोन का शेष द्रव्यमान किसके करीब होने का अनुमान है? हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन जो जिसे हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसमें जो बोसोन वर्ड है ये भारतीय साइंटिस्ट बोस के नाम से संबंधित है। तो इसका कितना होने का, तो लगभग ये उम्मीद है कि 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का अनुमान है, और ये ऑप्शन नंबर ए पर है राइट आंसर। फिर है कि 9 दिसंबर 2021 को लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है हम लोगों को कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो लॉन्च किया गया उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि यह सूर्य से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर दूर परिक्रमा करेगा। फिर हम लोग का कि हाइड्रोजन को भविष्य के लिए स्वच्छ ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में माना जाता है। हाइड्रोजन यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है, यानी हाइड्रोजन इज द कंसिडर्ड एट द क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल्स फॉर द फ्यूचर, यानी जो आइडियल फ्यूल्स की संकल्पना है कि आदर्श ईंधन होगा, तो उसके बहुत नजदीक में हाइड्रोजन है। यह बात बिल्कुल सही है, यानी उसके काफी हद तक सही है हाइड्रोजन, तो यह बिल्कुल सही हो गया। हाइड्रोजन एनर्जी की भी बात हो रही है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो जी हां, हम लोग जानते हैं कि तारों में तो 71% तो हाइड्रोजन ही है, तो बिल्कुल सही, जब तारों में है तो तारा से ही तो ब्रह्मांड है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में भी है, यह भी बात सही है। लेकिन कहीं से भी अमाउंट इसके इफिशियंसी को या इसके क्लीन एनर्जी को दावा तो नहीं करता है, तो यानी स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह के ऑप्शन कहां है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन कि चींटी के डंक के प्रभाव को कैलेमाइन विलयन को रगड़कर नहीं प्रभावित किया जा सकता है। कैलेमाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी बोल रहा है कि अगर कोई चींटी डंक मार देती है तो उसके डंक के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैलामाइन सॉल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेंट जिंक कार्बोनेट, यानी जिंक कार्बोनेट कैलामाइन में रहता है, या कहते हैं व्हिच अल्कलाइन इन नेचर। तो चींटी ने जब डंक मारा तो हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट किया? तो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया फॉर्मिक एसिड, और एसिड के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके अफेक्ट को कौन खत्म करेगा? तो बेस करेगा, और बेस के बारे में बोल ही रहा है कि जिंक कार्बोनेट बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, तो बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट 1 सही भी है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इस तरह का ऑप्शन कहां मिलेगा हम लोगों को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द पीएच ऑफ रेन वाटर
If the pH of rainwater is between 6 and 7, it is called acid rain. एसिड रेन कब कहेंगे? जब पीएच वैल्यू 6 और 7 के बीच में रहेगा। जी नहीं, एसिड रेन तब कहते हैं जब पीएच वैल्यू 5.6 होता है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। When the pH of the mouth is higher than 7, the enamel of teeth start to decay. दंत क्षय होने लगता है जब पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। जी नहीं, जब 5.5 हो जाए या इससे कम हो जाए तब टूथ डिके होता है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। अंडर एसिडिक कंडीशन फार्मर्स ट्रीट द सॉइल विद कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मिट्टी जब एसिडिक हो जाती है, जब उसका पीएच वैल्यू कम हो जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, डोलोमाइट से इलाज करते हैं। यानी मिट्टी के एसिडिटी को, यानी एसिडिक नेचर को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं किसान। तो ये सही है। तो बोल रहे हैं हम लोग कि हाउ मेनी दी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट। दिए गए ऑप्शन में कितने स्टेटमेंट सही है? क्या केवल एक स्टेटमेंट सही है? क्या दो स्टेटमेंट सही है? सभी सही है? तो केवल एक ही तो सही है। ऐसे प्रश्न बच्चों से बहुत गलत हो जा रहे हैं। वो खोज रहे हैं कि 3 गलत है। नहीं, बच्चों इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी, कितने, कौन नहीं, ऐसे प्रश्न अब आ रहे हैं। 140 को हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 अलग अलग प्रखनलियों में प्याज के रस की कुछ बूंदे, पतला वेनिला भी रखा हुआ है, लौंग भी रखा हुआ है। तो इसमें से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि दी डिस्टर्ड स्मेल ऑफ ओनियन डिसअपियर व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ऑल्दो इट परसिस्ट विद HCl। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर प्याज की विशिष्ट गंध गायब हो जाती है, हालांकि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनी रहती है। एक ये बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने पर वेनिला की विशिष्ट गंध समाप्त हो जाती है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर बनी रहती है। फिर हम लोगों से कह रहा है कि लौंग के तेल में सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड मिलाने पर इसकी विशिष्ट गंध समाप्त हो जाती है। इसमें भी पूछ रहा है कितने कथन सही है, कौन नहीं, कितने कथन सही है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोगों को जानना होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसे हम लोग कहते हैं गंध सूचक भी कहते हैं उन्हें। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के तौर पर जनरली हम लोग प्याज, वेनिला और लौंग का ही प्रयोग करते हैं। जब वेनिला को, लौंग को, ओनियन को डालते हैं एसिड में तो इनके स्मेल नहीं खत्म होते, लेकिन जब बेस में डालते हैं तो इनके स्मेल खत्म हो जाते हैं। तो जब लौंग को एसिड में डालेंगे तो उसका स्मेल रहेगा, अब बेस में डालेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे एसिड बेस का पता लगा लेते हैं और इन्हीं को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अब इतना बताने के बाद कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर प्याज की गंध गायब हो जाती है, हालांकि यह HCl के साथ बनी रहती है। क्या यह बात सही है? तो यह बात सही है। HCl मिलाने पर वेनिला की गंध खत्म हो जाती है, तो अम्ल से तो नहीं खत्म होगा, तो यह गलत हो गया। लौंग के तेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर इसकी विशिष्ट गंध समाप्त हो जाती है, तो बेस में तो समाप्त ही हो जाएगा ना भाई। बेस मिलाओगे तो समाप्त हो जाएगा, एसिड मिलाओगे नहीं होगा। तो अब कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी सही है। तो एक सही है और 3 सही है, तो 1 और 3 नहीं, तो यानी मिला के 2 ही सही है ना बालक। तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 140 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोगों से दिया है कि निम्नलिखित को मिलान करना है। एक तरफ बीमारी है, दूसरे तरफ उसके अफेक्ट हैं कि वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। तो रेटिनोब्लास्टोमा दिया है, ठीक है। इसके बाद मेसोथेलिमा दिया है, सार्कोमा दिया है, लिम्फोमा दिया है। ध्यान रखना बालक, ये चारों के चारों कैंसर है, चारों के चारों टाइप ऑफ कैंसर हैं। रेटिना से रिलेटेड जो कैंसर होगा यानी आंख, सही है। अब ये जो है ये लंग से रिलेटेड, सही है। सार्कोमा बोन्स और मसल से संबंधित कैंसर को कहते हैं। लिम्फोमा इम्यून सिस्टम को, जो लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है। यानी ये चारों के चारों क्या हैं? अपने आप में सही हैं। तो कितने सही हैं? तो सभी युग्म सही हैं, सॉरी सभी 4 युग्म सही है। ऑप्शन नंबर डी पर। 142 भारत 5G पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संचार मंत्रालय के द्वारा, संचार मंत्रालय के ही द्वारा। ये तो काफी आसान था, आप कर सकते थे।
आगे है कि which वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर सेल ऑर्गेनिल कंटेंट डीएनए। दिए गए ऑप्शन में कौन सा सेल का ऐसा ऑर्गेनिल है जो अपने पास डीएनए रखता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया रखता है क्या? बिल्कुल सही। न्यूक्लियस रखता है क्या? बिल्कुल सही। डीएनए क्लोरोप्लास्ट रखता है क्या? बिल्कुल सही। गोल्जी बॉडी नहीं रखता बाबू, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नहीं रखता, फिर राइबोसोम्स नहीं रखता, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया कि इन तीनों में पाया जाता है डीएनए। और डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशेल ने किया था। आगे है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फेक्शन डिजीज। ज्वाइंडिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, रेबीज है, अर्थराइटिस है। विच ऑफ द एबव आर नॉट वाटर कंटेनियस डिजीज। जो वाटर से नहीं फैलता कौन है? तो वाटर से ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं फैलता, अर्थराइटिस भी नहीं, रेबीज भी नहीं, केवल फैलता है कौन? ज्वाइंडिस। तो कौन नहीं फैलता? तो 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 कहीं दिख रहा है? 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है, सही। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, और इसको कौन स्राव करता है? स्टोमक, ये सही है। एसिटिक एसिड इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड ही विनेगर है। तो जी हां, 5% एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन को ही तो कहते हैं विनेगर, सही है। ऑक्जेलिक एसिड फाउंड इन टामारिंड, टामारिंड में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है किसमें? तो ये हम लोग को ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा अंगूर में, मिल जाएगा टमाटर में, मिल जाएगा गुआवा में, मिल जाएगा। तो ये गलत हो गया, एक ही बताना ही है गलत, तो बाकी तो सही है होगा। नींबू और संतरा में एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही। 146, एक तरफ दिया है सेल ऑर्गन, दूसरे तरफ दिया है वो क्या करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में ही रेस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन से रिलेटेड कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, सही है। राइबोसोम प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल सही। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ वाला पार्ट है वो प्रोटीन ही तो बनाता है। तो ये चारों सही है, तो कौन सही है? ऑल 4। 147, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट हैव सेल वॉल। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे। 148 कह रहा है कि अबाउट 20 to 22 टाइप ऑफ एमिनो एसिड फाउंड इन नेचर। नेचर में 20 से 22 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। ऑल दीज एमिनो एसिड्स आर नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ मैमल्स, यानी इनमें से सभी अमीनो अम्ल क्या मनुष्य के बॉडी में नहीं बनते हैं? तो जी हां, नहीं बनते हैं, 10 ही बनते हैं, 10 तो खाना से लेते हैं। तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का कि ए, यानी असर्टन सही है और रीजन गलत है। तो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए। 149, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक डिजीज। तो विटामिन सी की कमी होती है तो बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन सी का अस्कर्वी, अस्कर्वी बीमारी, जिसमें मसूड़े से ब्लीडिंग होने लगती है, गम ब्लीडिंग भी इसे कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होती है जो बीमारी, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा रिकेट्स, नाम सुने हैं आप लोगों ने? नाम सुना होगा ओस्टियोमाइलेसिया। जब बच्चों में हो तो रिकेट्स, एडल्ट में हो तो ओस्टियोमाइलेसिया। लेकिन विटामिन D3 की जब कमी हो जाती है, डी ही तो है, तो D3 की कमी होने से बीमारी होती है सीलियक डिजीज। इसमें भी बोन्स कमजोर हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से सीलियक डिजीज हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी होती है, मेल फीमेल दोनों में बांझपन आ जाती है। और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो बाबू क्या हुआ आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और 150, केमिकल एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि रुधिर और कोशिकाओं के मध्य रासायनिक आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? क्या ग्रंथियों के माध्यम से होता है? क्या ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से होता है? संयोजी ऊतक के माध्यम से? तो ये जो है टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से होता है, टिश्यू फ्लूइड। तो हम लोगों ने इस तरह से बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे, ये 100 से लेकर के 150 तक हम लोगों ने सभी का सॉल्यूशन किया। फिर भी अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो फिर हम लोग जब आगे टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें इसको ऐड कर देंगे। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके काम का है, हालांकि काम का ही है,
लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और ये सारे क्वेश्चंस 2024 में इंडिया में जितने पीसीएस के एग्जाम हुए थे उसी के थे, तो जो आपके आगामी आने वाले 17वीं बीपीएससी के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। थैंक यू।